दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लॉज ऑफ मोशन सीरीज का आज हमारा 19th एपिसोड है एंड लास्ट एपिसोड में हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट एपिसोड में हमने ये भी देखा कि कैसे हम इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम को पहचानेंगे। तो आज का जो एपिसोड है वो उसी की कंटिन्यूटी में रहेगा। कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक दो प्रॉब्लम जो है उनको लेते हैं। जरा देखिए दोस्तों, मेरे पास मान लीजिए एक चैम्बर है, ठीक है, और इस चैम्बर में एक ऐसा सरफेस बना हुआ है कुछ 30 डिग्री पे, और ये पूरा चैम्बर एक्सेलरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। एक्सेलेरेशन की वैल्यू दे रखी है आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मान लीजिए ऐसे है। और यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है, यहां पे एक ब्लॉक रखा गया है, उसका मास है 1 किलोग्राम, ठीक है। किसी टाइम टी पे मतलब t इक्वल टू 0 पे आप बोलिए, इसकी ये इनिशियल पोजीशन है और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी 0 है। ये मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है दोस्तों। t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे रखा हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये यहां पे रखा हुआ है। अब कुछ टाइम के बाद ये 1 मीटर इस सरफेस पे डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। यहां तक आ चुका है, ये मतलब यहां पे आ चुका है। ये ब्लॉक अप जो है वो यहां पे है 1 किलोग्राम का, ठीक है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपकी 1 मीटर की है। ये 1 मीटर इस सरफेस के ऊपर डिस्प्लेस हो चुका है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे यहां पे था, इसकी वेलोसिटी 0 थी और ये एक्सेलरेट कर रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। हमने इसको एक्सेलरेट करना शुरू कर दिया, तो 1 मीटर ये डिस्प्लेस हो चुका है किसी कुछ टाइम t में। आपको टाइम की वैल्यू बतानी है। फाइंड टाइम t, फाइंड टाइम t इन विच ब्लॉक A, इसको ब्लॉक A बोल देता हूं और इसको B बोल देता हूं। ये हालांकि ये B जो है ये चैम्बर के अंदर ही है, कोई ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड टाइम t इन विच ब्लॉक A स्लाइड्स बाय 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर स्लाइड करने में कितना समय लग रहा है इसको, वो बताना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो 1 मीटर आपने जो लिखा है यहां पे, ये जो 1 मीटर है ब्लॉक की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक B है। आप क्योंकि ऑलवेज ये ब्लॉक B पे ही तो रह रहा है। जो ब्लॉक A है वो B के ऊपर ही तो रह रहा है, B के सरफेस पे ही तो ऑलवेज टच में है ना, कांटेक्ट में है ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि जो ये डिस्प्लेसमेंट आपने बताई है, जो डिस्प्लेस हुआ है, ये इस डिस्प्लेसमेंट को आप ये कह सकते हो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये आपको दे रखी है दोस्तों। हालांकि अगर बाहर से भी देखोगे तब भी आपको 1 मीटर ही नजर आएगी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट तब भी 1 मीटर ही नजर आएगी, बाहर से भी देखोगे तब भी। बट कोई बात नहीं, फिलहाल मैं इसको क्या लेके चल रहा हूं, मैं इसको ये लेके चल रहा हूं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये B के रेस्पेक्ट में एक ही है। हालांकि बाहर से देखोगे तो A की एब्सोल्यूट डिस्प्लेसमेंट भी इतनी ही है, A अल्टीमेटली भी इतना ही मूव किया है और B के रेस्पेक्ट में भी इतना ही मूव किया है। कोई बात नहीं, हम B के रेस्पेक्ट में देखते हैं चीजों को। B के रेस्पेक्ट में A की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर है। तो अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता है, अगर मैं ये चीज निकाल लूं एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, अगर ये समहाउ मैं कैलकुलेट कर लूं तो फिर मैं टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर लूंगा भाई। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, जब भी कोई चीज अलोंग द सरफेस मूव करती है तो आप सरफेस के रेस्पेक्ट में देखा करो। फिर सरफेस के रेस्पेक्ट में आप एक्सेलरेशन निकाल लो। तो अलोंग द सरफेस, सरफेस को मैंने B बोल दिया है, तो B के रेस्पेक्ट में A की जो एक्सेलरेशन है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जो ये डिस्प्लेसमेंट दे रखी है अलोंग द सरफेस ही तो दे रखी है। तो अलोंग द सरफेस मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सेलरेशन आ गई तो टाइम भी आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि ये जो एक्सेलरेशन है निकालें कैसे? क्या आप लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करोगे क्या B के रेस्पेक्ट में? ना, B के रेस्पेक्ट में लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई मत कीजिए। क्यों? क्योंकि B खुद मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो B की कोई भी, अगर आप B के रेस्पेक्ट में कोई भी रेफरेंस फ्रेम अगर आप लोगे, ठीक है, जो B के ऊपर फिक्स्ड होंगी, वो खुद रेफरेंस फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है भाई। इसकी जो रेफरेंस फ्रेम है वो एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो B जो है वो एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बन जाएगा। तो B की रेफरेंस से लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होगा हमारे लिए, वो उसमें स्यूडो फोर्सेस इंक्लूड हो जाएंगे, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। तो फिलहाल मैं B के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं कर रहा हूं। तो इसको फिर निकाले कैसे? क्योंकि ये तो A की एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू B, इसको भी आप निकाल सकते हो। आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, यहां पे कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम लेके, और उससे आप क्या करो, आप एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकाल लो A की एंड एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन निकाल लो B की, ठीक है। उससे आपके पास ये भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप जानते हो एक्सेलरेशन ऑफ A जो होगा वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ B प्लस एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ये आपने मेरे से पढ़ा है रिलेटिव मोशन में।
ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम से एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाए और एक्सेलरेशन ऑफ बी आ जाए तो मैं ये इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। और अगर ये कैलकुलेट हो गया फिर तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी भाई, फिर तो इस प्रॉब्लम कुछ है ही नहीं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई कैसे करेंगे। तो इसका मतलब मैं इस प्रॉब्लम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व करूंगा। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माने फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहां से मैं फिक्स्ड ओरिजिन मान लेता हूं और 2 डायरेक्शन 3 डायरेक्शन को फिक्स कर लेता हूं भाई, रेफरेंस एक्सिस को फिक्स कर लेते हैं। तो रेफरेंस एक्सिस एक्स मैं इधर ही ले लेता हूं, ये मेरा एक्स कैप है, अलोंग द सरफेस है ये, और वाई कैप इसके परपेंडिकुलर है दोस्तों। ठीक है भाई, ऐसे मैंने फिक्स्ड एक्सिस मान ली है। एक्स कैप ही मैंने इधर क्यों लिया, थोड़ा जानबूझ के, क्योंकि इससे थोड़ी मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे आप इधर भी ले सकते थे, एक्स इधर ले लो वाई इधर ले लो, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, कैसे भी आप ले सकते हो, तो मैंने इस तरह से ले लिया। ठीक है, और ये फिक्स्ड है भाई, ध्यान दीजिएगा, ये मेरी फिक्स्ड है। अब सुनिए, इसके रेस्पेक्ट में बी की एक्सेलरेशन तो मुझे पहले ही पता है। फिक्स्ड जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में बी की एक्सेलरेशन तो पहले दे रखी है आपको, 2 मीटर पर सेकंड कैसे जा रहा है भाई ऊपर, और बी तो इसी के साथ अटैच्ड है चैम्बर के साथ। तो आप ये कह सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ बी जो आएगी वो तो सीधा सीधा मेरे पास ऊपर की तरफ आ जाएगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मैं एक्स कैप और वाई कैप की तरफ कंपोनेंट ब्रेक कर लेता हूं। कैसे ब्रेक करूंगा जरा देखिए, अगर ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा बताओ जरा, ये हो जाएगा 60। इसका मतलब जो सरफेस है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगी ये बनेगी 60 डिग्री। तो अगर ये 60 है तो ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट निकाल सकता हूं मैं 2 के। तो बताइए क्या क्या बनेंगे, 2 cos 30 क्या बनेगा, √3 j कैप एंड 2 sin 30। 2 sin 30 x के ऑपोजिट आएगा, इधर आएगा, तो 2 sin 30 आ जाएगा -i कैप, -i कैप। ठीक है, ये आ गया मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ बी की एक्सेलरेशन आ गई है भाई। अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ ए की एक्सेलरेशन निकालते हैं। जो ब्लॉक ए है उसकी क्या एक्सेलरेशन आएगी वो कैसे देखें, क्योंकि आप इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो तो आप लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हो। अब यहाँ पे तो जरा देखिए मैं कैसे लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा। इसकी जो एक्सेलरेशन है वो इसके फोर्सेस बता देंगे आपको कि इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये ऐसे ब्लॉक रखा हुआ था, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हो तो इसके ऊपर एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, सरफेस की वजह से, कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से, और एक लग रहा होगा mg। हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू नहीं पता कितनी होगी, mg। अगर आप बोलोगे सर नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो है, अगर मैं ये 30 डिग्री ले लूं तो इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक कर लेते हैं, एक इधर की तरफ और एक इधर की, क्योंकि 2 डायरेक्शन है ना मेरे पास। ये डायरेक्शन x है भाई, x कैप है ना इधर, और इधर y कैप है। तो क्यों ना mg को 2 x कैप और y कैप में ब्रेक कर ले, क्योंकि नॉर्मल तो ऑलरेडी y कैप की तरफ ही है। तो अगर आप इसका देखोगे तो ये बन जाएगा mg sin 30। तो mg sin 30 is 2, ये फोर्स इधर आ गया, और इधर की तरफ जो फोर्स बनेगा इसका कंपोनेंट वो बनेगा mg cos 30। तो mg √3/2 बन जाएगा, mg √3/2, ये वाला फोर्स इधर आ जाएगा। सही है। तो अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि सर नॉर्मल की वैल्यू तो mg √3/2 आ जाएगी, तो गलत सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि रेस्ट पे थोड़े ना है, ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, हालांकि मुझे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से केवल यही फोर्स नजर आ रहा है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स और एक ये फोर्स। तो आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल फोर्स की वैल्यू ये होगी, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि फोर्स जो आएगा इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर जो नेट फोर्स है, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। x डायरेक्शन में कितना है, तो अगर मैं F नेट की बात करूं इस ब्लॉक के ऊपर, तो F नेट जो है वो है mg/2 i कैप प्लस n माइनस mg √3/2 j कैप। ये मेरे पास नेट फोर्स है दोस्तों। तो इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है, इससे मेरे पास एक्सेलरेशन आएगी। अब n इसको जीरो नहीं कर सकते हो कि भाई जे कैप की तरफ तो नेट फोर्स मेरा जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा भाई, एक्सेलरेट हो रहा है, ये नेट फोर्स जीरो थोड़ा ना है यहाँ पे, ये एक्सेलरेट हो रहा है भाई, तो आप इसको जीरो नहीं बोल सकते हो। एक्सेलरेशन 2 भी नहीं आएगी, कहीं आपको लगे कि इसकी एक्सेलरेशन 2 हो जाएगी इस तरफ, ना ना वो भी नहीं है, वो हमें नहीं पता क्या है, हमें उसमें जाना ही नहीं है। अपने को तो जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो फोर्सेज नजर आ रहे थे वो लिख दिया, और उससे हमने एफ नेट लिख दिया। अब एफ नेट से ए निकाल सकता हूं मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल सकता हूं। एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन क्या आएगी, इसको मास से डिवाइड कर देते हैं इसके, तो वो बन जाएगा g/2 i कैप प्लस n माइनस mg √3/2, और इसको भी m से डिवाइड कर देते हैं, इसको m से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आपका एक्सेलरेशन ऑफ ए आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ ए आ गई है। m की वैल्यू अगर आप पुट करना चाहो तो पुट कर सकते हो, m की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो m को मैं 1 पुट कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ b मुझे पता चल गया, एक्सेलरेशन ऑफ a मुझे पता चल गया। एक्सेलरेशन ऑफ a है मेरे पास g/2 i कैप
प्लस n माइनस g√3/2 j कैप। ये मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ a है। तो अगर मैं यहां पे पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b निकल आएगी मेरे पास। एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो निकल के आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। ये निकल के आएगी, एक बार देख लीजिए। और एक्सेलरेशन ऑफ a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ a है मेरे पास g/2 i कैप प्लस n माइनस g√3/2 j कैप। ये है मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या है, माइनस i कैप प्लस √3 j कैप। जरा देख लीजिए भाई, ठीक है। ये मैंने b वाली जो है माइनस कर दी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप ये कह सकते हो g/2 प्लस 1 i कैप प्लस n माइनस g√3/2 माइनस √3 j कैप। ये मेरे पास क्या आई है, एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b आई है। a की एक्सेलरेशन b के रेस्पेक्ट में। लेकिन आप जरा सोचिए, अब अगर b के रेस्पेक्ट में a को देखोगे ना, b के ऊपर अगर आपने कोई कैमरा फिक्स कर दिया और a को देख रहा है तो a हमेशा उसको नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब इस तरफ आता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं a की एक्सेलरेशन b के रेस्पेक्ट में निकालूंगा तो वो केवल और केवल i कैप की तरफ ही आएगी। ये वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिएगा, जीरो होना पड़ेगा। इसको जीरो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये कंपोनेंट मेरा जीरो हो जाएगा। तो नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो बन जाएगी g√3/2 प्लस √3 इंटू m भी कर दो ना, ये तो एक्सेलरेशन है ना, m की वैल्यू 1 है। ये मेरा नॉर्मल फोर्स आएगा दोस्तों। देखो, जो आप नॉर्मल फोर्स ये सोच रहे थे ना कि नॉर्मल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है भाई। ये ब्लॉक भी तो एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे नहीं पता एक्सेलरेशन किधर है इसकी, बट एक्सेलरेट कर रहा है। तो मैं नेट फोर्स इधर कैसे जीरो कर सकता हूं, इसको बराबर नहीं कर सकता मैं इसको, इसलिए मैंने नेट फोर्स जो है ना इस तरफ ऐसे रखा है, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई। और दूसरा मेरे पास ये भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या आएगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b जो बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू, वो बन जाएगी g/2 प्लस 1 i कैप। ये मेरे पास बनेगी एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। a की एक्सेलरेशन b, और ये कांस्टेंट आ गई दोस्तों, ठीक है। ये तो मेरे पास कांस्टेंट आ गई भाई। तो कांस्टेंट आ गई तो बहुत बढ़िया बात है। ये तो आपको आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b भी आपको पता है, तो आप जानते हो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। a की वैल्यू है g/2 प्लस 1 t स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से g/2 की वैल्यू जो है 5 लिख लो ना रफली। तो 5 प्लस 1, क्योंकि g को 10 ले लो आप, तो 5 प्लस 1 क्या बन गया, 6, 6/2 3, ये 3 आ गया भाई। तो इस 3 को मैं नीचे ले आता हूं, तो t स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 1/3 आ गया। तो t की वैल्यू क्या होगी, 1/√3 सेकेंड, नियरली 1/√3 सेकेंड के बराबर आ गई। मैंने g को 10 ले लिया भाई, थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया भाई। तो देखिए कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। हमने हर चीज को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही सोल्व किया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमने देखा ही नहीं कि एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या आएगी। इसमें खड़े होके, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होके हमने नहीं देखा, ठीक है। अगर आप इसमें खड़े होकर देखोगे तो ये पता है कि नीचे की तरफ, इधर की तरफ लगेगा, इसको हमेशा इधर की तरफ आते हुए नजर आएगा, वो तो हमें पता है। बट हमने कैलकुलेशन यहां पे नहीं की। लॉज ऑफ मोशन को जो हमने लगाया वो हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही लगाया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, कैसे ऐसी प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए दोस्तों, एक दो प्रॉब्लम और करते हैं। इन्हीं को जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखोगे ना, मतलब बी के फ्रेम से ए को देखोगे ना, तो लॉज ऑफ मोशन को कैसे लगाएंगे वो भी आपको आगे सिखाएंगे हम लोग। जब स्यूडो फोर्स आप पढ़ोगे तब आपको बेहतर समझ आएगा। बट अभी के लिए तो आप बेसिक तरीके से समझिए, क्योंकि इसमें बड़ी सारी जानकारी है, इसमें बड़ी सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग बाहर निकल के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मेरे पास एक चैम्बर है और उस चैम्बर में एक स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा हुआ है और उसके साथ एक पुली कनेक्ट है, ठीक है। और पुली के दोनों तरफ कुछ मासेस हमने हैंग कर रखे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के। सोचिए, एक तरफ जो है वो 5 किलोग्राम है और एक तरफ है 2 किलोग्राम,
और यहाँ पे जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है 20 न्यूटन पर मीटर। सोचिए ये दे रखा है आपको, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आपका ऊपर की तरफ ये चैम्बर पूरा चल रहा है। आपको बताना है इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना होगा। फाइंड इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, मतलब जो नॉर्मल पोजीशन है उससे कितना एक्स्ट्रा ये इलोंगेट हो रखा है, आपको वो कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल है। कैसे भाई, अगर मैं इस पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बना तो पुली पे इस तरफ टेंशन टी लग रहा है और इधर भी टेंशन टी लग रहा है, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है kx, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि पुली का मास तो जीरो ही है, मासलेस पुली है, और फ्रिक्शन में मान नहीं रहा यहाँ पे। तो मासलेस अगर पुली है तो आप ये कह सकते हो कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो kx विल बी इक्वल टू 2t, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2t/k, x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2t/k। तो अपने को t निकालना है बस, k की वैल्यू तो अपने को पता ही है, k की वैल्यू आपको दे रखी है 20, तो ये t/10 बन जाएगा मीटर। ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। बड़ी सिंपल कहानी है। बट x को निकालने के लिए t चाहिए ना, t को कैसे निकालेंगे? t को निकालने के लिए आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे बाहर से। देखिए ये x है और ये y है, हमने एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया। तो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसको मैं a ब्लॉक बोल देता हूं और इसको b ब्लॉक बोल देता हूं। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ a चाहिए, उससे मेरे पास t आ जाएगी, क्योंकि बाहर से अगर आप देखोगे तो a के ऊपर अगर आप a का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो a के ऊपर जरा देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो टेंशन लग रहा है t, और एक इसका mg लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है भाई, ठीक है। तो mg को मैं 2g लिख देता हूं। अगर आप बाहर से देखोगे तो a के ऊपर तो केवल यही दो फोर्स लग रहे हैं, t और एक 2g। तो यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि t - 2g इज इक्वल टू 2a। इसको a लिख देता हूं, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ a। तो एक्सेलरेशन ऑफ a जो आएगी वो क्या बन जाएगी दोस्तों, वो आ जाएगी t - 2g/2, ये आ जाएगा। और ये ऊपर की तरफ आएगी, j कैप की तरफ आ जाएगी। अगर आप इसको लिखोगे तो ये आ जाएगी j कैप की तरफ, सही है। ये मेरे पास एक्सेलरेशन ऑफ a आएगी विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो बाहर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, आप जो है अब एक्सेलरेशन ऑफ a अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक काम करता हूं, क्यों ना मैं इसके अंदर एक बंदे को बैठा दूं और मैं उस बंदे को मैं c का नाम दे देता हूं। ध्यान से देखिए, क्योंकि c की एक्सेलरेशन मुझे पता है। एक्सेलरेशन ऑफ c मुझे पता है दोस्तों, एक्सेलरेशन ऑफ c क्या होगी, वो होगी 2j कैप, ऊपर की तरफ है 2। तो अब मैं ये लिख सकता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ a जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ c प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। यहां से आप a की एक्सेलरेशन निकाल सकते हो c के रिस्पेक्ट में। तो a की एक्सेलरेशन जो आएगी c के रिस्पेक्ट में दैट विल बी इक्वल टू, a की एक्सेलरेशन c के रिस्पेक्ट में जो आएगी दोस्तों दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ a माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। तो क्या नजर आएगी बताओ जरा, एक्सेलरेशन ऑफ a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ a है t - 2g/2 - 2, ये आ गया j कैप की तरफ, ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c। इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन c के रिस्पेक्ट में आ गई, किस तरीके से, किस रेट से ये इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। बहुत अच्छा भी। अब आइए b ब्लॉक के ऊपर। तो b ब्लॉक का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो b ब्लॉक का कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा बताओ। b के ऊपर एक टेंशन लग रही है t और एक b के ऊपर mg लग रहा है, mg कितना है 5g, ठीक है भाई। तो अगर मैं यहां पे इसकी इक्वेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा, इसकी इक्वेशन लिखूंगा 5g - t इज इक्वल टू 5a ऑफ b, एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहां से ab की वैल्यू आ गई, एक्सेलरेशन ऑफ b मेरे पास आ गया, वो आ गया 5g - t/5, और ये आएगा माइनस j कैप की तरफ, क्योंकि 5g - t किया ना मैंने, तो नीचे की तरफ मेरे पास ये एक्सेलरेशन आ गई है। और मैं जानता हूं कि एक्सेलरेशन ऑफ b को आप कैसे लिख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ c प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c। तो यहां से आप एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू c निकाल सकते हो दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। एक्सेलरेशन ऑफ b क्या आया है, एक्सेलरेशन ऑफ b आया है माइनस ऑफ 5g - t/5 j कैप माइनस एक्सेलरेशन ऑफ c। एक्सेलरेशन ऑफ c क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ c है 2j कैप,
2 जे कैप, ठीक है। तो अब अगर यहां से मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो आप क्या कह सकते हो, यहां से आप लिखोगे माइनस ऑफ 5g माइनस टी अपॉन 5 प्लस 2 और ये आ गया जे कैप। ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू सी। बी की एक्सेलरेशन आ गई विद रिस्पेक्ट टू सी। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जे कैप की तरफ है, माइनस जे कैप की तरफ है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि जिस रेट से इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है सी के रिस्पेक्ट में, उसी रेट से इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है सी, कनेक्टेड स्ट्रिंग है ना, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर मैं बराबर कर दूं तो आप कह सकते हो t माइनस 2g अपॉन 2 माइनस 2 विल बी इक्वल टू, इसका माइनस हटा दो भाई, ये बन जाएगा 5g माइनस टी बाई 5 प्लस 2, ठीक है जी। तो अब यहां से अगर आप देखोगे तो t माइनस 2g अपॉन 5 माइनस ऑफ 5g माइनस टी अपॉन 5 इज इक्वल टू 4 हो गया, यहां पर 2 आएगा भाई, ठीक है। एलसीएम ले लो 10, तो ये बन जाएगा 5g माइनस 10g माइनस 10g प्लस 2t इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहां से आप क्या बन गया, और यहां पे 5t आएगा। अब जरा देखिए क्या बन गया, ये बन गया 7t इज इक्वल टू 40 प्लस 20g। एक बार देख लीजिए सही लिखा गया, 40 ये हो गया और 20g ये हो गया, ठीक है 70। तो t की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, t इज इक्वल टू 40 प्लस 20g डिवाइड बाई 7, ठीक है जी। इस तरह से आप जो है इसको लिख सकते हो दोस्तों। कहानी जो थी वो बड़ी सिंपल सी थी, तो आप इजीली आप इसको इस तरह से नोट डाउन या लिख सकते हो दोस्तों। मुझे लगता है कि आसान था ये। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे t की वैल्यू पुट करनी है और x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में जिसकी एक्सेलरेशन मुझे पता है मैंने उसको c बोल दिया ना, ठीक है। इस तरह से आपने लिख दिया, बस कहानी सिंपल थी। हमने सारा सब कुछ किसके रेफरेंस से देखा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा, क्योंकि अल्टीमेटली तो आपको ये सब कैलकुलेट करने a एंड c, ये नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू c जो आएगी और एक्सेलरेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू जो c आएगी, क्योंकि जिस रेट से ये ऊपर चेंज हो रही है इसकी वेलोसिटी, उसी रेट से नीचे वाले की भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया, उससे हमारे पास टेंशन आ गई, टेंशन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो भाई, x की वैल्यू आ जाएगी, इलोंगेशन कितना आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको भी जरा देखिएगा। जरा देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि एक पुली है मेरे पास और ये पुली फिक्स्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे एक मास जो है वो मेरा हैंग कर रहा है, ठीक है। ये मास मेरा हैंग कर रहा है, 15 किलोग्राम का मास है और ये किसी प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है, और यहाँ पे दूसरी तरफ जो स्ट्रिंग है वो आपकी ऐसे हैंग कर रही है, और यहाँ पे एक आदमी है जो इस स्ट्रिंग पे चढ़ रहा है, ठीक है। उसका 10 किलोग्राम का मास है मान लीजिए, ठीक है। तो अब ये आदमी जो है ये मान लीजिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताना है कि ये इसकी मैक्सिमम कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, सो दैट ये लिफ्ट ना हो, या इसको जस्ट लिफ्ट करने के लिए इसको कितनी एक्सेलरेशन चाहिए, कितनी एक्सेलरेशन से इसको ऊपर जाना पड़ेगा, ये आपको बताना है, सो दैट ये जस्ट लिफ्ट हो, मतलब ये यहां पर नॉर्मल फोर्स खत्म हो जाए, सीधी बात है। तो वो कैसे आप निकालोगे, क्वेश्चन को समझिए पहले क्या है। इसको a एक्सेलरेशन से ऊपर दौड़ना है सच दैट ये जस्ट लिफ्ट हो, वो एक्सेलरेशन a की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे जो a एक्सेलरेशन इसकी है वो आप चाहे तो स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बोल दो, चाहे आप फिक्स्ड फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोल दो, क्योंकि स्ट्रिंग भी रुकी हुई है, स्ट्रिंग भी मूव नहीं कर रही है भाई, स्ट्रिंग का कोई भी पॉइंट जो है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहे तो क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो कि इसका जो मोशन हो रहा है उसकी जो एक्सेलरेशन है वो स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बोल दो बेशक आप इसको, ठीक है, कि स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में इसकी a एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्ट्रिंग भी रुकी हुई है ना, ये तो जस्ट लिफ्ट ही हुआ है, मूव थोड़ी ना कर रहा है, ठीक है। या फिर आप फिक्स्ड रेफरेंस के फ्रेम में पूछ लो कि भाई ये फिक्स्ड जो रेफरेंस फ्रेम है इसके रेस्पेक्ट में इसकी क्या एक्सेलरेशन होगी, सो दैट ये आपका जस्ट लिफ्ट हो, ये मूव ना करे, बस ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए, जस्ट लिफ्ट होना चाहिए। आपको पता नहीं ये एक्सेलरेशन क्या होगी, किस एक्सेलरेशन से इस आदमी को ऊपर चढ़ना होगा, सो दैट ये जस्ट लिफ्ट हो जाए,
तो वो कैसे देखेंगे दोस्तों, जरा देखिए। उसके लिए क्या करना होगा आपको, अगर मैं ये बोलूं कि भाई यहां पे इस आदमी के ऊपर अगर मैं फोर्सेस देखूं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हो, एक mg लग रहा होगा 10g और एक आपका टेंशन लग रहा होगा t। तो t माइनस 10g इज इक्वल टू 10a हो जाएगा। सही है भाई। तो यहां से t की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10 इंटू जी प्लस ए। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, टेंशन आ जाएगी। और ये जो एक्सेलेरेशन a है ये इस आदमी की एक्सेलेरेशन है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू इस इनर्शियल फ्रेम बोल दो, फिक्स्ड फ्रेम बोल दो। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग भी रुकी हुई है और ये भी रुका हुआ है, तो दोनों के रेस्पेक्ट में सेम ही एक्सेलेरेशन आएगी। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर मूव तो कर नहीं रहा है, जस्ट लिफ्ट हुआ है, ये मान के चल रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे ये आ जाएगा दोस्तों टेंशन की वैल्यू। दूसरा, अगर मैं इधर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं 15 किलोग्राम का, तो 15 किलोग्राम पे नॉर्मल फोर्स तो खत्म हो चुका है दोस्तों। ये टी की वैल्यू जो है ये 15g के बराबर ही हो जाएगी, तभी तो ये उस इंस्टेंट पे जस्ट लिफ्ट होने की कोशिश करेगा ना, जब टी की वैल्यू 15g के बराबर हो जाएगी। तो यहां से ये t इज इक्वल टू 15g आ जाएगा इधर वाले फ्री बॉडी डायग्राम से। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 10a इज इक्वल टू 5g। तो a की वैल्यू जो आएगी वो g/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट रफली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं g को 10 ले लूं रफली तो ये इतना बन जाएगा। इसका मतलब है अगर एक्सेलरेशन मेरी इस आदमी की ये अगर हो गई g/2 के बराबर हो गई, तो उस इंस्टेंट पे जस्ट ये इसको लिफ्ट करने की कोशिश करेगा, उस इंस्टेंट पे जस्ट लिफ्ट करेगा। ये एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड फ्रेम बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बोल दो, क्योंकि स्ट्रिंग भी रुकी हुई है और ये फ्रेम भी रुकी हुई है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया ये। बट जरा अगला पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। अगले पार्ट में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, अगर मैं 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दूं, 5 से ज्यादा ले लूं मैं, तो आपको बताना है इस आदमी की एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम क्या आएगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे स्ट्रिंग पे कोई पॉइंट ले लेता हूं p। p के रेस्पेक्ट में आदमी की जो एक्सेलरेशन है वो आपको दे दी है, इसको p बोल दो। चलो, अगर मान लीजिए मैं बोलूँ एक ही बात है, स्ट्रिंग के रेस्पेक्ट में बोलो या p के रेस्पेक्ट में बोलो, इस p के रेस्पेक्ट में इस आदमी की जो एक्सेलरेशन है वो अब 5 से ज्यादा कर दी है मैंने। पहले तो p पॉइंट फिक्स था ये जस्ट लिफ्ट हुआ था उस टाइम पे, p पॉइंट फिक्स था। तो p के रेस्पेक्ट में आदमी की एक्सेलरेशन या फिक्स्ड रेफरेंस, जो इनर्शियल रेफरेंस हमारी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन थी वो सेम ही थी ना, p पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके रेस्पेक्ट में वो 5 थी। इसका मतलब जब तक एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 से लेस रहेगी तब तक एक तो मास लिफ्ट नहीं होगा, और जो एक्सेलरेशन इस आदमी की p पॉइंट के रेस्पेक्ट में आएगी वही एक्सेलरेशन इस आदमी की इस फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आएगी। ठीक बात है क्योंकि स्ट्रिंग मूव नहीं कर रही है, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए इसकी एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू p मैं 5 से ज्यादा ले लूं, 8 ले लूं अब क्या होगा, अब ये मास जो है लिफ्ट होगा। इसका मतलब ये पॉइंट नीचे की तरफ आना शुरू करेगा और आदमी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है p की तरफ। तो क्या होगा, नेट एक्सेलरेशन इस आदमी की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कुछ अलग नजर आएगी दोस्तों, वो अपने को बतानी है। तो ये कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में इफ एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट p वो अगर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब जो फिक्स्ड फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन इसकी नजर आएगी, वो आपको अब कैलकुलेट करनी है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन थोड़ी बदल गई है दोस्तों। अब अपने को बताना है एक्सेलरेशन ऑफ मैन। अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो आएगी वो क्या आएगी, तो अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। अब ये जो एक्सेलरेशन है p विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू p जो है वो ऊपर की तरफ है, क्योंकि p को लग रहा है कि आदमी ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मैं इसके साथ j कैप लगा देता हूं भाई। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि अब नई सिचुएशन हो गई है, पुरानी सिचुएशन यहां तक चली गई, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये मास मूव ही नहीं कर रहा था। तो जो एक्सेलरेशन मैन की पॉइंट p के रेस्पेक्ट में होगी वही आदमी की एक्सेलरेशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। अब जरा देखिए क्या होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं और ये दो चीजें आपको दे रखी हैं। अब मुझे एक्सेलरेशन ऑफ मैन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये कैसे निकालेंगे, एक काम करते हैं, इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक तो टेंशन लग रही है t, अब t भी बदल जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू डिफरेंट आएगी भाई, एक इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा होगा इसका, तो अब मैं क्या लिखूंगा, t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मैन। ये मैंने क्या किया है बताओ, ये मैंने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। इस आदमी पे तो दो ही फोर्स लग रहे हैं भाई
एक स्ट्रिंग लगा रही है क्योंकि स्ट्रिंग को एक खींच रहा है, तो स्ट्रिंग इसको खींच रही है भाई ऊपर की तरफ। एक इसके ऊपर mg लग रहा है, तो उससे आप इसका लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया इस फ्रेम में, ठीक है। तो यहां से अब एक्सेलरेशन ऑफ मैन क्या बनेगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू टी माइनस जी डिवाइड बाई टी माइनस एम जी, टी माइनस 10g डिवाइड बाई 10। सही है भाई, ये इसकी एक्सेलरेशन ऑफ मैन आ गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और ये जे कैप की तरफ आएगी, ठीक है। ये मेरे पास आ गई है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अब एक काम करते हैं, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ मैन जो होगी दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ऐसे लिख सकता हूं भाई, एक्सेलरेशन ऑफ मैन इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। अब आप जरा देखिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P क्या आएगी, वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए, मान लीजिए इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T है, तो यहां पे भी टेंशन T होगी, तो यहां पे मैं न्यूटन सेकंड लॉ लगा सकता हूं भाई। ये जो टेंशन T है ये तो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस फ्रेम है ना, इनर्शियल फ्रेम है ना, तो यहां पे टेंशन T है स्ट्रिंग में, तो यहां पे भी टेंशन T होगी। तो यहां पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा तो T माइनस 15g अपॉन 15, ये आएगी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, और यही एक्सेलरेशन इस P पॉइंट की भी हो जाएगी, क्योंकि जिस रेट से ऊपर जा रहा होगा, जिस रेट से ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, इसी रेट से इस P पॉइंट की भी नीचे की तरफ हो रही होगी। तो यही एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी बताओ जरा, एक्सेलरेशन ऑफ P हो जाएगी, बस डायरेक्शन बदल जाएगी। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ P की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन ऑफ P विल बी इक्वल टू T माइनस 15g अपॉन 15 एंड माइनस जे कैप हो जाएगा दोस्तों। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विच इज T माइनस 10g अपॉन 10 जे कैप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ P, एक्सेलरेशन ऑफ P क्या है, माइनस ऑफ T माइनस 15g अपॉन 15 जे कैप प्लस एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू P। तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू P आपको दे रखा है, ठीक है, वो है 8 जे कैप। तो यहां से अब मैं इसको इधर ले आता हूं, ये जे कैप तो हट गया, तो यहां से आप T की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो भाई। जरा देखिए T माइनस 10g अपॉन 10 प्लस T माइनस 15g अपॉन 15 इज इक्वल टू 8। यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो भाई, यहां से आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 30, ठीक है, तो ये बन जाएगा 3t माइनस 30g प्लस 2t माइनस 30g इज इक्वल टू 8। तो यहां से क्या बन गया बताओ जरा, 5t इज इक्वल टू देखो 5t इज इक्वल टू 8 क्या 24, 240 प्लस क्या हो जाएगा बताओ जरा 60g को 600 लिख लेता हूं, g को मैं 10 ले लेता हूं रफली। तो t की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 840 डिवाइड बाई 5। तो टेंशन जो आएगी वो 5 एक 5 चला गया और 3 बचा, 5 6 30 5 168 न्यूटन। 168 न्यूटन की टेंशन अब इसके अंदर हो गई है। तो अगर 168 न्यूटन की टेंशन अगर हो गई है तो मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वहां पे पुट कर दो भाई, तो पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 168 माइनस 100 डिवाइड बाई 10, तो क्या हो जाएगा 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस आदमी को विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर भेज रहे हो, अगर ये ऊपर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ग्राउंड से कैसा लगेगा, ग्राउंड से 8 नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये लिफ्ट हो चुका है, तो ये रस्सी नीचे की तरफ आ रही है और आदमी ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आदमी ऊपर P पॉइंट की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चढ़ रहा है और ये खुद रस्सी नीचे की तरफ आ रही है। तो इसका मतलब आदमी की जो नेट एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो आपकी क्या हो जाएगी बताओ, 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया। अब एक काम करते हैं, इसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि यही जो आपने एनालिसिस किया है क्या ये सही भी है। ठीक है, तो ये जरा परफॉर्म करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंट जरा देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट सेटअप में आपसे मुलाकात होगी एंड इसको जरा परफॉर्म करके देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक्सपेरिमेंट सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, एक्सपेरिमेंट सेटअप में हम लोग रेडी हैं। सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूँ कि किस तरह का हमारे पास सेटअप है और कैसे हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई बंदा नहीं है, बंदे की जगह पर हमने क्या रखा है, एक मोटर हमने ऐसे लगा रखी है, एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाया हुआ है जिसमें एक मोटर लगी हुई है और मोटर जो है ये रोल करेगी तो स्ट्रिंग इसके ऊपर
चढ़ेगी और स्ट्रिंग चढ़ेगी तो ये मोटर जो है ऊपर की तरफ आएगी। तो एक तरह से बंदा ऊपर की तरफ ही आ रहा है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे हमारा एक मास लगा हुआ है और ये जो मास है ये आपका 490 ग्राम्स का है, लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो 483 7 ग्राम्स का एरर आ रहा है। 7 ग्राम्स ये कम दिखा रहा है। तो वो इसलिए भी है बिकॉज आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा बहुत इसमें भी एरर रहता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका भी अपना मास है 10-20 ग्राम का, वो नहीं दिखा रहा है। हमने इसको कैलिब्रेट किया हुआ है सच दैट ये अपना मास जो है उसमें इंक्लूड ना करे। बट अगर आप इन टोटल देखोगे तो इस तरफ ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स का मास है। टोटल मास अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स का टोटल मास है। इधर का जो मास है फिलहाल जो है वो यहाँ पे इवन 550 से भी ज़्यादा है। आप बोलोगे सर 550 से ज़्यादा कैसे हो सकता है? 550 से अगर ज़्यादा होता या 550 भी होता तो इधर तो टोटल 500 ही है और इधर मेरा 550 है, तो ये तो नीचे आना चाहिए था। नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो एक्स्ट्रा 50 ग्राम इधर एक्स्ट्रा है तो वो नीचे लेके जाना चाहिए था इसको, बट ऐसा हो नहीं रहा बिकॉज ऑफ ये जो पुली हैं इनमें फ्रिक्शन है। और जब पुलीज में फ्रिक्शन होता है दोस्तों तो उससे ये दिक्कत आती है कि इधर की जो टेंशन है और इधर की जो टेंशन है वो बराबर नहीं रहती है दोस्तों। यहां पे टेंशन T1 है, यहां पे टेंशन T2 है और T1 की वैल्यू बड़ी है T2 से। ये आप आगे चल के पढ़ोगे। सारी की सारी टेंशन इधर ट्रांसफर नहीं हुई है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन कुछ टेंशन को गड़बड़ पैदा कर देता है, ठीक है। तो यहां पे फ्रिक्शन की वजह से इधर की टेंशन कम है, इसीलिए बैलेंस है। आपको लग रहा होगा कि यहां पे 550 ग्राम्स इंटू जी होगा और इधर तो 483 ग्राम्स इंटू जी है, तो इधर का तो कम नीचे की तरफ ग्रेविटी की तरफ फोर्स लग रहा है और इसका तो फोर्स ग्रेविटी का ज्यादा है, तो इधर नीचे आना चाहिए था ये। बट फ्रिक्शन जो है वो इस 550 को इधर लाके 500 में ही कन्वर्ट कर रहा है दोस्तों, ठीक है। 500 में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल मास 500 का आप मान के चलिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हम इस एक्सपेरिमेंट को जब परफॉर्म करेंगे तो ये जब मोटर घूमेगी तो ये ऊपर नीचे होगा, मतलब ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा नहीं होगा, बट ये स्ट्रिंग लपेटेगी तो ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा। ये नीचे जो ट्रॉली है ये ऊपर की तरफ जाएगी और जब ट्रॉली ऊपर की तरफ जाएगी तो ये जो इसके साथ जो केबल लगी हुई है ये भी ऊपर की तरफ जाएगी और अगर ये केबल ऊपर की तरफ जाएगी तो केबल का जो मास है वो भी एक्यूमुलेट होता चला जाएगा। जितना हाइट पे आएगी उतना केबल भी तो नीचे लटक रही होगी, वो भी मास इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो उससे एरर क्रिएट होगा, उससे हम इस एक्सपेरिमेंट को प्रॉपर देख नहीं पाएंगे। तो हम ये करेंगे कि उसमें सुनील जी मेरी हेल्प करेंगे और वो इसको थोड़ा सा पकड़ के और साथ साथ इसको ऊपर लेके जाएंगे सो दैट जो एरर है वो हम कम से कम कर सकें। हमने यहाँ पे एक इलास्टिक रबड़ लगाया है इसमें सो दैट वो आपको टेंशन को बता सके। फिलहाल जो है आप देख सकते हैं इतना इलोंगेट हो रखा है इलास्टिक रबड़, ठीक है। तो फिलहाल इसमें कोई टेंशन है और उतनी ही टेंशन इधर नहीं है, इधर की टेंशन थोड़ी कम है दोस्तों, ठीक है। तो मैं कैसे इसको परफॉर्म करने जा रहा हूं, सबसे पहले हम इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले ये जो बंदा है या ये ट्रॉली जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगी। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही होगी दोस्तों तो आपकी जो ये वाली टेंशन है ये टेंशन सेम रहेगी, ये टेंशन नहीं बदलेगी और इधर की टेंशन नहीं बदलेगी तो इधर भी नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब इधर जो टेंशन है वो उतनी ही रहेगी और टेंशन अगर उतनी है तो ये 483 जो दिखा रहा है ये इतना ही दिखाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा जब अगर आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ ले जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप इसको एक्सेलरेट कर रहे हो ऊपर की तरफ तब यहां की टेंशन बढ़ जाएगी, इधर की टेंशन बढ़ेगी तो इधर की टेंशन भी बढ़ेगी। हालांकि जितना ये बढ़ेगा उतना ये नहीं बढ़ेगा इधर की टेंशन, बट टेंशन इधर बढ़ेगी जरूर, बढ़ेगी तो ये रीडिंग जो है ये आपको ज्यादा दिखाएगा, ठीक है। जब अगर मैं इसको ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूंगा तो, और जब ये डिसेलेरेट कर रही होगी ट्रॉली तो ये रीडिंग जो है ये कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि सुनील जी यहाँ पे आएं और इस केबल को जरा पकड़ें और साथ साथ जैसे ये मूव करेगी वैसे वैसे सुनील जी केबल को भी अपने हाथ से ऊपर ऊपर मूव करेंगे सो दैट इसका असर जो है वो यहाँ पे कम से कम रहे, इसकी रीडिंग में कोई असर ये ना डाले, ठीक है। तो मैं एक बार इधर इसको स्विच को पकड़ लेता हूँ एंड मैं चाहूंगा सुनील जी एक बार आएँ और इसको जरा केबल को पकड़ें। तो हाँ आपने थोड़ा सा, हाँ बस इतना ही रखना है, मतलब हल्का रखना है आपको, ज़्यादा ऊपर खींचना नहीं है केबल को, क्योंकि खींचोगे तो उसका मास जो है वो थोड़ा कम रीड करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप जो है इसको हल्का रखें, ठीक है। तो आप रेडी हैं, मैं स्टार्ट करूँ इसको? तो चलिए मैं ज़रा इसको एक बार ज़रा देख लेता हूँ कि किस तरफ घूम रही है मोटर। ओके चलिए दोस्तों, मैं ज़रा इस मोटर को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, हाँ आप रेडी हैं? चलिए
यहाँ पे रीडिंग देखिए 483 और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। और आप इस रबड़ की इलोंगेशन को भी देखिए, ये बदल नहीं रही है, ये जितनी पहले थी उतनी ही अभी भी है, ठीक है। और यहाँ पे 483 ही रह रहा है मास। आई थिंक ये काफी है। अब चलिए मैं इसको ऐसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ला रहा हूं, ठीक है। और आप रबड़ की इलोंगेशन देखिए, रबड़ में जो इलोंगेशन है वो चेंज नहीं हो रही है, देखिए वो उतनी ही इलोंगेशन है। और यहाँ पे जो रीडिंग है वो 483 ही है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी से आप जो है ना इसको मूव कर रहे हो। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे होगा तो इसमें कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सेलरेट करेंगे दोस्तों। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये खासकर यहाँ पे तो शायद थोड़ा बहुत बदलाव ना हो आपको, यहाँ पे जो रीडिंग है उसमें क्या पता बदलाव ना दिखे आपको, ये 483 है, 483 पे ही रहे। क्यों? क्योंकि जितनी टेंशन यहाँ पे बढ़ेगी एक्सेलरेट होने की वजह से, उतनी टेंशन इधर नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे उसका असर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा इस तरफ। लेकिन ये जो रबड़ हमने लगाया है ना, इसमें एकदम खिंचाव आएगा, देखना, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं इसकी एक बार वोल्टेज को इंक्रीज कर देता हूं। आप बोलोगे सर इसको एक्सेलरेट कैसे करोगे? तो एक्सेलरेट करने के हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि स्ट्रिंग को किसी एंगल पे लगा देता। आप जानते हो स्ट्रिंग को अगर मैं डिफरेंट एंगल पे लगाऊंगा तो इसकी अगर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर मैं इस स्ट्रिंग को इधर से कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचूंगा एक तरफ से, तो दूसरी तरफ जो है वो एक्सेलरेट होगी। मतलब वो एक मैकेनिज्म है, वो जो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसको एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग। दूसरा तरीका यह है कि भाई मैं यहाँ पे मैंने वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पे 25 वोल्ट, पहले 6 वोल्ट पे मैं मोटर को चला रहा था, उससे स्पीड मोटर की बहुत कम थी। 25 वोल्ट पे जब मैं चलाऊंगा, 26 वोल्ट पे चलाऊंगा, तो मोटर की स्पीड जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन ये मोटर तो कांस्टेंट स्पीड मोटर है, तो इसमें एक्सेलरेट कैसे करोगे आप जरा मोमेंट को सोचिए। जैसे मैं इस स्विच को ऑन करूंगा उस टाइम तो मोटर एकदम जीरो से अपनी स्पीड को इंक्रीज करेगी ना, तो जितनी देर तक उसकी स्पीड इंक्रीज होगी उतनी देर तक मोटर ऊपर की तरफ जो है ना, ये जो बंदा है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। और अगर ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ तो टेंशन बढ़ेगी, और इधर की टेंशन बढ़ेगी, ये रीडिंग भी बढ़ेगी। लेकिन वो इतना कम समय होगा कि आप पता नहीं उसको पकड़ पाओगे कि नहीं पकड़ पाओगे। कोशिश करते हैं कि भाई देखें इसको एक बार करके। तो मैंने यहाँ पे एक बार ये लगा दिया है, मैं इसको जरा एक बार ऑन करके देखता हूँ। ओके, मैं जरा इसको दूसरी तरफ करता हूँ। हाँ चलिए, तो फिलहाल जरा मैं इसको रोक देता हूँ फिलहाल। हाँ, यहाँ पे 483 है, ठीक है, और आप उस रबड़ पे फोकस कीजिएगा, मैं भी फोकस कर रहा हूँ। 1 2 3। आई डोंट नो आपने इसको कितना ऑब्जर्व किया। ये रबड़ का जो था ये एक्सटेंड हुआ था, ये इंक्रीज हुआ था, ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज हुई थी। एक बार फिर से देखिए, बिकॉज मैंने थोड़ा लेट 1 2 3 किया, ठीक है। ओके, हाँ जी, तो आई होप अब आप रेडी हैं, ठीक है, करें। 1 2 and 3। तो ये जो रबड़ है ना, ये आपका अब क्या हुआ है, अब आपका इलोंगेट हुआ है। एंड आई डोंट नो ये लिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आई थिंक ये भी लिफ्ट हुआ है मेरे ख्याल से, ये पहले थोड़ा सा नीचे था, ये आई थिंक ये भी लिफ्ट हुआ है। लिफ्ट होना भी चाहिए था क्योंकि टेंशन बढ़ गई है तो इधर की टेंशन भी बढ़ेगी। अब बट ये तो कम रीड कर रहा था टेंशन, ये ज़्यादा नहीं रीड कर पाया। मैं इसको भी एक बार ज़रा देख लेता हूँ कि कितना हुआ है। मैं वापस इसको नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, वापस से मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ पे जो रीडिंग है उसकी तरफ फोकस करूंगा। आप रबड़ की तरफ भी कॉन्टिन्यूसली देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको। तो जैसे मैं इसको लगाऊंगा कुछ मोमेंट के लिए, शुरुआती मोमेंट के लिए एक्सेलरेट हो गई है, ठीक है। तो देखिए 186 तक गया है, 486 तक गया है। लेकिन जैसे मैंने इसको हटाया है ना, हटाते ये डिसलेट हुआ है फिर, तो उस टाइम फिर रीडिंग थोड़ी कम भी हुई है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, जरा देखिए। मैं एक बार फिर से इसको कर रहा हूं,
देखो एकदम ऊपर जा रहा है, फिर कम भी हो रहा है। कम इसलिए हो रहा है बिकॉज ये डिसलेट भी तो हो रहा है जब आप बंद कर रहे हो इसको। चलिए अब मैं इसको लगा रहा हूं और कॉन्टिन्यूसली लगा के रखूंगा। तो देखिए अब ये 182 तक वापस आ गया था, ठीक है। चलिए अब जरा मैं इसको वापस ले आता हूं। और आपने देखा होगा कि रबड़ पे भी इसका असर जो है वो होता है, रबड़ पे भी इसका असर जो है वो होता है। ये रबड़ थोड़ा इसके अंदर चला गया है, हाँ जी ये ठीक है अभी। तो रबड़ भी जो है ना वो इलोंगेट हो रहा है टेंशन बढ़ने की वजह से, क्योंकि आप जब एकदम से एक्सेलरेट करते हो तो इसके अंदर भी इलोंगेशन आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था सुनील जी, थैंक यू। आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंट को देखा, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने वो चीज़ तो नहीं देखी जो हमने अपने क्लासरूम में पढ़ी थी, क्योंकि क्लासरूम में तो हमने पढ़ा था कि भाई एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड एंड रिलेटिव टू द स्ट्रिंग एंड वो सब चीज़ें थी। बट वो चीज़ आप अब यहाँ से एनालाइज कर सकते हो, उसको यहाँ से रिलेट करके देख सकते हो कि कैसे आपकी टेंशन बढ़ती है। जब ये एक्सेलरेट हो रहा है तो इसमें टेंशन कैसे बढ़ जाती है। ये इलोंगेट होता है, आपका एक्स्ट्रा इलोंगेट होता है, ये कुछ ना कुछ ज़्यादा इलोंगेट हो रहा है। जब ये नॉर्मल पोजीशन है उससे कहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा ये इलोंगेट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है ऑब्जर्व कर सकते हो। दूसरा, यहाँ की जो रीडिंग है उससे भी आप इसको देख सकते हो। ये 486 487 तक चली गई थी, ठीक है। तो वो इसलिए गई थी, वो 4-5 ग्राम। आपको लग रहा होगा कि इधर 4-5 ग्राम ही बढ़ा है सर, असल में इधर 4-5 ग्राम नहीं बढ़ा, इधर 4-5 ग्राम नहीं बढ़ा, इधर ऑब्वियसली इधर 4-5 ग्राम बढ़ा है, बट इधर थोड़ा ज्यादा बढ़ा है टेंशन। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन ने इधर आने नहीं दी टेंशन को। जितनी टेंशन इधर इंक्रीज हुई उतनी यहां पे आपकी वापस आ नहीं पाई टेंशन, फ्रिक्शन की वजह से। दूसरी बात, यहां पे ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल है, ये थोड़ी सी इसके अंदर भी इलास्टिसिटी है, आप समझिए। ये स्ट्रिंग जो है परफेक्टली, मतलब इसकी लेंथ जो है कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत ये इसमें स्ट्रेच होता है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है टेंशन को, एकदम से जो है वो टेंशन को ट्रांसफर नहीं होने देती है इधर। तो ये कारण है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला। असल में यहाँ पे जो टेंशन बढ़ी है वो थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ी है उससे, जितना आपने यहाँ पे रीड किया है उससे, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया, इसके ऊपर फर्दर एनालिसिस आप कीजिएगा। एंड आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।